नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल आपका इन स्पेशल ई क्लास में मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 पहले हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 6 जो है उसको हम पढ़ेंगे। अब इसकी शुरुआत जो है वो हमने पिछली क्लास में की थी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया जो पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम लिखते हैं, किस प्रकार से हम शो करते हैं, वो हमने पढ़ा था या वो हमने सीखा था। इन्हें प्रदर्शित किया जाता है रासायनिक समीकरणों के रूप में। ये सारे जो हैं वो रासायनिक समीकरण हैं। इनको लिखने का तरीका जो है वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसमें कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उनको लिखते हैं हम बाईं ओर। उसके बाद में एक तीर का निशान जो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है, और उसके बाद में लिखा जाता है उत्पादों को, यानी तीर के निशान के दाईं ओर इसे लिखा जाता है। अब ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो संतुलित या असंतुलित हो सकते हैं। यदि रासायनिक समीकरण असंतुलित हो तो वो सही नहीं माना जाता है, इसलिए उसे संतुलित करना आवश्यक होता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होती है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, या हिट और ट्रायल विधि जो है उसके द्वारा इसे क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। अब संतुलित करने के जो तरीके वगैरह हैं या जो प्रक्रिया है वो हमने आपको पिछली क्लास वगैरह जो है उसके अंदर बताई थी। अब पिछली क्लास में लास्ट में कुछ समीकरण वगैरह जो हैं वो भी आपके सामने लिखे थे कि आप उनको अपने घर पे हल करके जो है वो देखें कि ये समीकरण जो हैं वो कैसे संतुलित होते हैं। उम्मीद है आपने उनको घर पे सोल्व करने का प्रयास जो है वो किया होगा। आज हम उन समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं या किस प्रकार से वो संतुलित समीकरण लिखे जाएंगे वो तरीका देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला समीकरण जो दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। इसे संतुलित करने के लिए देखें, सबसे पहले अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम परमाणु जो है वो कितना है, 1, और इस तरफ भी 1, इसलिए ये बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, जबकि उत्पाद की तरफ कितना है, केवल 1। तो ऑक्सीजन को हमें 2 करना है तो उसके लिए उसका जो अणुसूत्र जिसमें ऑक्सीजन का परमाणु है उससे पहले 2 लगाना पड़ेगा, यानी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यूं नहीं है कि हम बीच में यहाँ पर 2 लिख दें ताकि ऑक्सीजन को 2 किया जा सके। इसके लिए तरीका जो आपको बताया था कि पूरा जो अणुसूत्र होता है उससे पहले 2 लिखें। अब यहाँ पर हमने 2 लिख दिया तो ये अणुसूत्र जो है इसमें जितने भी परमाणु हैं वो 2 गुना हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गुना हुआ तो 2 हो गया, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। लेकिन इस चक्कर में मैग्नीशियम जो है वो भी 2 हो गया, तो इसको फिर संतुलित करें, हिट एंड ट्रायल विधि इसीलिए कहलाती है। एक चीज को संतुलित करते हैं, दूसरी असंतुलित हो जाए तो फिर उसको संतुलित करते हैं। तो मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया। अब लास्ट में चेक कर लें, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2। अब ये समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण है। इसी तरह से दूसरी समीकरण NaCl का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो उसमें सोडियम और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इसमें देखें Na 1 और 1 दोनों और बराबर हैं, लेकिन क्लोरीन यहाँ 1 और यहाँ 2, इसलिए यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, इसलिए ये 2 लगा दिया। अब सोडियम जो है वो यहाँ 2 हो गए, इसलिए यहाँ पर भी 2 लगाए, ये संतुलित हो गया। इसी तरह से तीसरी समीकरण देखें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का प्रकाशिक अपघटन। इसमें देखें तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस बनती हैं। अब इसमें H परमाणु जो है वो कितने हैं, 1, इस और 2, इसलिए यहाँ पर 2 लगाया। अब ये 2 लगाया तो Br जो है वो इस और 2 हो गए, इस और 2 है, तो ये भी संतुलित हो गया केवल यहाँ पर 2 लगाकर। अब इसका अपघटन जो है उसकी हम बात करें, KClO3 KCl प्लस O2 बनाता है। अब KClO3 यदि हम इसकी बात करें तो इसमें पोटेशियम 1 और 1, क्लोरीन 1 और 1, लेकिन ऑक्सीजन देखें यहाँ कितने हैं, 3 और यहाँ कितने हैं, 2, इसलिए हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। इस और यदि हम बढ़ाएं तो ऑक्सीजन पर क्या लगाते हैं, 2। अब ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 4। अब ये हिट और ट्रायल विधि इसीलिए कहलाती है, हमने पहले ये प्रयास किया, हिट किया इसे संतुलित करने का और इस और संख्या बढ़ाई, लेकिन अब इस और संख्या बढ़ गई तो इस और संख्या कम हो गई, पूरी तरह से संतुलित हुआ नहीं। इसलिए अब क्या करें, इस और 4 हैं और इस और 3 ऑक्सीजन है, तो इस और हमें बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना है तो कम से कम 2 है वो लगाना पड़ेगा। तो पहले 2 से गुणा करके देखते हैं। 2 से गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर हो गए 3 दूने 6, और इस और हैं कितने, 4। अब हमें ऑक्सीजन को फिर इस ओर बढ़ाना पड़ेगा। फिर इस ओर बढ़ाना है तो पहले हमने जो 2 लगाया था उसको हटा दें,
ये चीज यूं नहीं है कि पहले एक बार हमने 2 लगा दिया तो उसको वापस नहीं हटा सकते हैं, हिट और ट्रायल विधि इसी कारण से ये कहलाती है। तो हम दोबारा से दूसरा ट्रायल करके देखते हैं। अब इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन 6 हैं, तो ये जो मूल समीकरण था उसमें ऑक्सीजन 2 जो थे इसको 6 करना है, इसको 6 करना है, तो इसके लिए 2 को गुणा करें किससे, 3 से। अब ऑक्सीजन 6 हो गई। अब यहाँ पर इस ओर देखिए पोटेशियम 2 है, तो यहाँ पर भी हमें 2 करना है। क्लोरीन अपने आप ही 2 इस ओर 2 इस ओर। अब ये समीकरण संतुलित है, 2 यहाँ लगाया 2 यहाँ लगाया 3 यहाँ लगाया, तो ये संतुलित समीकरण हो गया। अगले समीकरण पर हम आए, मीथेन का दहन जो करवाया जाता है वो। इसमें देखें कार्बन 1 और 1 बराबर है, हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर कितने हैं 2, इसलिए हाइड्रोजन को संतुलित करें। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इसमें क्या लगा दें 2, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन कुल 4 हो जाएंगे जो इसके बराबर हो जाएंगे। अब फिर ऑक्सीजन पर आए, ऑक्सीजन यहाँ देखें कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं 2, तो ये और ये पहले ये 1 था, 2 से गुणा किया तो 2 ये हो गए, तो 2 इसमें और 2 इसमें, 2 2 4 ऑक्सीजन हैं, 4 ऑक्सीजन है, इस ओर 2 ही हैं, तो इस ओर 4 करना है, इस ओर 4 करना है, तो सीधा सा तरीका है क्या होगा यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो इस तरह से ये मीथेन का दहन जो है उसकी अभिक्रिया हो गई। अब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसका दहन कैसे होता है उसके अनुसार ये समीकरण देखें, हाइड्रोजन 2 2 बराबर है, सल्फर 1 और 1 बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन ये 2 और ये 1, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ओर 2 करना है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो इसको 2 करने के लिए इसे 2 से गुणा करें, यहाँ 2 लगा दिया। अब यहाँ पर हमने 2 लगाया, तो इस चक्कर में देखें हाइड्रोजन कितने हो गए, इस ओर 4, इस ओर कितने हैं 2 ही, तो इस ओर 2 हैं, तो इसको भी 4 करें, तो इसलिए इसे 2 से गुणा करें। अब इसे हमने 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन 4 और 4 हो गए, ऑक्सीजन भी बराबर है, लेकिन अब सल्फर इस चक्कर में देखें तो वो असंतुलित हो गया, सल्फर हो गए 2, इस ओर कितना है 1, तो इसको 2 करें, यहाँ 2 लगा दिया, तो ये भी हो गया। इसके बाद ये समीकरण देखें, इसमें हो सकता है आपको जल्दी में उस समय लिखाया था, हो सकता है गलत लिखवा दिया हो, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस होगी, फेरिक क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके फेरस क्लोराइड और HCl जो है वो बनाता है। अब इसमें देखें तो Fe आयरन 1 और 1, क्लोरीन 3 है और यहाँ पर 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितने हैं 1, तो यहाँ 1 है इसलिए इसको 2 करें। अब हाइड्रोजन तो बराबर हो गए, लेकिन इस कारण से क्लोरीन जो है वो कितने हो गए 4। अब ये क्लोरीन यहाँ पर यदि 4 हो गए, इस समीकरण में देखें हम बार बार इसको हिट एंड ट्रायल करेंगे, तो 4 हो गए तो इस ओर बढ़ाना है, इस ओर बढ़ाना है तो हमें केवल गुणा करना है। अब गुणा करें तो कम से कम 2 से गुणा करना पड़ेगा, पूर्णांक से गुणा करते हैं, पॉइंट में गुणा नहीं कर सकते हम, तो पूर्णांक से गुणा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करें, 1 से गुणा करते हैं तो 3 ही रह जाता है, 2 से गुणा करके देखें ताकि जस्ट ज़्यादा हो जाए वो संख्या, 2 से गुणा करते ये हो जाएंगे 6। अब क्लोरीन इस ओर 6 हो गए। अब क्लोरीन को रहने दें, चाहे पहले आयरन को कर लें या पहले चाहें तो आप क्लोरीन को कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। या तो देखें Fe इस ओर 2 हैं तो इस ओर भी 2 करें तो यहाँ 2 लगाएंगे, या फिर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन यहाँ 6 और यहाँ पर हैं 2 और 2 4। अब यहाँ पर हमें क्लोरीन बढ़ाना है, तो क्लोरीन यदि हम यहाँ बढ़ाते हैं तो वापस हाइड्रोजन असंतुलित हो जाता है, लेकिन यदि हम यहाँ बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन असंतुलित नहीं होता और क्लोरीन जो है उसको हम 6 कर दें, तो ये क्लोरीन तो 2 रखें ही, 4 जो कम रह गए वो 4 इसमें करें तो इसके लिए यहाँ 2 लगाएंगे। तो इसलिए दोनों तरीकों से किसी भी तरीके से देखें, Fe यहाँ पर 2 थे, यहाँ 2 लगा दिए। अब क्लोरीन देखें अपने आप ही बैलेंस हो गए, क्लोरीन हो गए 4 और 2 6, तो 6 और 6, आयरन 2 और 2 और हाइड्रोजन 2 और 2, ये एक संतुलित समीकरण हो गया। इसमें देख लेना यदि यहाँ पर H2O लिखा हुआ है तो उसको आप काट लें, हो सकता है उस कारण से संतुलित करने में भी आपको कुछ दिक्कत आई हो। इसके अलावा यहाँ पर ये समीकरण और देखें, ये भी जल्दबाजी में जो लिखवाया था हिंदी मीडियम के लिए, उसमें यहाँ पर केवल शायद O2 लिखा दिया है, जबकि यहाँ पर CO2 बनती है, इसको ध्यान में रख लेना। अब इसमें देखें Fe2O3 जो है वो CO के कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है और ये बनाता है आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें आयरन देखें कितने हैं, Fe आयरन परमाणु हैं 2, यहाँ पर है 1, तो इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिया। इसके बाद में ऑक्सीजन या कार्बन को देखें, कार्बन 1 और 1 है, ऑक्सीजन देखें 3 और 1 4, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है ये 2 हैं, तो इसको हमें 4 करना है, इसको हमें 4 करना है, तो उस कारण से हमें यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा 2।
अब यहाँ पर यदि हमने 2 लगा दिया तो उस कारण से देखें इसमें जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन क्या हुआ कि कार्बन जो है वो भी यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। तो कार्बन यहाँ पर 2 हो गए, तो इसलिए यहाँ पर 2 लगाएं। अब यहाँ पर भी इसके अनुसार यदि हम इसमें 2 लगा देते हैं तो ये 2 लगाने पर कार्बन जो है वो कितने हो गए, 2, और इस ओर भी 2, लेकिन ऑक्सीजन देखें अब फिर से ऑक्सीजन हो गए कितने, 4, जबकि इस ओर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 2 5, तो 5 हैं, इस ओर 4 हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ओर संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यदि हम इस ओर ये संख्या जो है वो बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कितना, 3, तो 3 और 3 कितने, 6, ये संख्या बढ़ाएं। सॉरी, पहले इसको देख लें कि पहले ये कितने थे, 3 और 2 5 थे, और यहाँ कितने थे, 4, यानी हमें इस ओर संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब बढ़ानी पड़ेगी तो 2 को वापस काट कर कितना करना पड़ेगा, 3। अब यहाँ पर हमने 3 कर दिया तो ऑक्सीजन जो हो वो देखें कितने हो गए, 3 दूनी 6, और जबकि इस ओर कितने हैं, 3 और 2 5। अब चाहे तो ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन को यदि हम संतुलित करते हैं तो यहाँ पर हमने लगा दिया तो फिर से पूरा समीकरण असंतुलित हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल विधि यही है कि बार बार हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं सरल करने का, उसके अनुसार वो सही होता है या नहीं उससे देखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यदि हम इसमें यहाँ पर 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन फिर से असंतुलित हो जाएंगे। यहाँ पर लगाकर देखें 2 की बजाय यदि हम यहाँ पर 3 करके देखें तो 3 करने पर ऑक्सीजन 3, और यहाँ पर भी 3, 3 3 कितने, 6, और यहाँ पर भी कितने, 6। या फिर कार्बन को प्रयास करते, कार्बन यहाँ पर हमने 3 किए थे ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, तो कार्बन यहाँ पर भी 3 करने होंगे। 3 कार्बन करते ही ऑक्सीजन अपने आप ही संतुलित हो जाएगा। इस तरह से ये सारे जो हैं वो संतुलित समीकरण हैं जो आपको बताए हुए थे, उसके अनुसार ये संतुलित समीकरण जो हैं वो हमने यहाँ पर किए हैं। अब इसके बाद में अगला जो चरण आता है इस पाठ का, चैप्टर 6 छठा पाठ जो है रासायनिक अभिक्रियाओं का, उसका अगला भाग जो है वो हम पढ़ेंगे। इस अगले भाग के अंदर हमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके अंदर यदि हम देखें, जैसे कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे ये अभिक्रिया देख लें H2O, इसमें होगा क्या, इसमें HOH ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से सहसंयोजी बंध बना रहा है, उत्पाद जो बने उसमें क्या हुआ, H2 + O2 ये बन गए। इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बन गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बंध है बन गया। इसका मतलब जो पुराने बंध थे वो टूट गए और नए बंध जो है वो बन गए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में यही होता है, पुराने बंध टूटते हैं और उनके स्थान पर नए बंध जो हैं वो बन जाते हैं। अब ये बंधों का निर्माण वगैरह जो हो वो किस प्रकार से होता है, बंधों का पुनर्विन्यास किस प्रकार से होता है, उसके आधार पर अभिक्रियाएं जो है वो 4 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर इसमें देखें तो एक्चुअल में क्या होगा, हाइड्रोजल के 2 अणु होते हैं, 2 अणु हैं तो HOH ये इस तरह से है। अब यहाँ पर ये सारे बंध टूट गए और ये टूटने के बाद में इनके बीच में बंध बन गया और इनके बीच में बंध बन गया, तो ये बने ये, तो ये है सही रूप से अभिक्रिया, जिसके कारण से ये उत्पाद जो हैं वो हमें बने, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब ये बंधों का निर्माण या पुनर्विन्यास होने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की हम बात करें, रासायनिक अभिक्रियाओं को अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यदि हम देखें तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है संयुग्मन अभिक्रिया, इसको अलग अलग नाम दिया जा सकता है। संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं, योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। किसी भी रूप में देखें तो जो अर्थ निकल कर आता है वो है संयुग्मन यानी जुड़ना, योगशील यानी जिसमें योग होना, योगात्मक यानी जिसमें भी योग या जुड़ाव होना। तो इनके अंदर योग या जुड़ाव होता है किसका, अब किसी भी आधार पर देखें हम हर अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं या फिर परिभाषित करते हैं अभिकारकों के आधार पर। तो यहाँ पर योग होगा किसका, अभिकारकों का। अभिकारकों का योग होगा तो इसका मतलब कोई चीज यदि जुड़ेगी तो इसका मतलब कम से कम उनकी संख्या 2 जो है वो जरूर होगी। तो इस आधार पर हम देखें कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो हैं, अभिक्रिया अभिकारक ही करते हैं, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर बनाते हैं क्या, एक उत्पाद। 2 या 2 से ज्यादा चीजों को एक साथ जोड़ दें तो एक बन जाएगी,
और अभिक्रिया में जो बनते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो जिसमें अभिकारकों का योग होता है, जुड़ाव होता है और उत्पाद बनता है, वो एक योगात्मक अभिक्रिया है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर या मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, वे अभिक्रियाएं संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरणों के तौर पर यदि हम देखें, जैसे कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो दो अभिकारक हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक उत्पाद बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम का दहन हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है। परमाणु कितने हैं उसके वो अलग बात है, अभिकारक के परमाणु की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभिकारक तो एक ही है। तो अभिकारक, एक अभिकारकीय और एक अभिकारकीय दोनों आपस में जुड़ गए, क्या बन गया? उत्पाद, एक उत्पाद बन गया। तो उत्पाद एक ही प्रकार का बना है, चाहे उसके अणु दो बन जाएं, वो अलग बात है। तो दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। या फिर जैसे एक और अभिक्रिया CH2CH2, ये एथीन गैस होती है। एथीन गैस जो है उसके अंदर यदि हाइड्रोजन का योग करवाते हैं तो उसके कारण से बनता है एथेन, CH3CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, टोटली यदि देखा जाए तो उत्पाद जो है वो एक बना। तो इस तरह से देखें तो दो अभिकारक इसमें जुड़े, एक उत्पाद में बदल गए, ये भी एक संयुग्मन या योगशील अभिक्रिया होगी। इसके बाद में अभिक्रिया का दूसरा प्रकार जो है उसकी हम बात करते हैं। पहले संयुग्मन अभिक्रिया, दूसरी इसकी एकदम विपरीत अभिक्रिया है, जिसे हमें अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं या फिर वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं, जिसमें वियोजन होता है किसका? अभिकारक का। अभिक्रिया तो अभिकारक करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक हो और वो एक अभिकारक टूट जाए, टूट कर उत्पाद बनाए, और उत्पाद कितने बनाएगा? दो या दो से अधिक। किसी चीज को यदि हम तोड़ते हैं तो उसके टुकड़े जो हैं वो कितने होंगे? कम से कम दो या उससे भी ज्यादा। तो दो या दो से ज्यादा जो है वो उत्पाद बनते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे H2O, जल का अपघटन किया जाए तो जल के अपघटन से एक अभिकारक है ये, इसके अपघटन से दो उत्पाद बनते हैं, H2+O2। एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहा है, ये एक अपघटन अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पर यह चीज ध्यान में रखें कि अपघटन अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें अभिकारक के बीच में जो बंध होते हैं उन बंधों को तोड़ना पड़ता है, और ये बंध जो हैं वो परमाणुओं को एक निश्चित ऊर्जा, बंध ऊर्जा के द्वारा आपस में बांधे रखते हैं। इसलिए कोई भी रासायनिक बंध यदि हमें तोड़ना पड़ेगा तो उसको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब इस आधार पर यदि हम देखें तो बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा दी जाती है वो हम किस रूप में दे रहे हैं, उसके आधार पर ये अपघटन अभिक्रियाएं भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। आवश्यक ऊर्जा के आधार पर एक पहले प्रकार की जो अपघटन अभिक्रिया होगी वो होगी तापीय या फिर ऊष्मीय अपघटन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ऊष्मा ऊर्जा देकर दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ दिया जाए, वो तापीय या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। या जिसमें एक अभिकारक ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है, वो तापीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल जो है वो इसमें आता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करें तो गर्म करें या ऊष्मा दें, ऊष्मा को इस तरह से दर्शाया जाता है, ये आवश्यक परिस्थिति हो गई। तो आवश्यक परिस्थिति तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एक अभिकारक ऊष्मा देने पर टूट कर अपघटित होकर दो उत्पाद बना रहा है, ये हो गया तापीय अपघटन। दूसरे प्रकार का अपघटन जो है उसकी हम बात करें वो है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन, जिसमें प्रकाश ऊर्जा दी जाती है अभिकारक को अपघटित करने के लिए। एग्जाम्पल जो अपने सिलेबस में दिया है वो देखें, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसको हम प्रकाश या फिर यूं कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो इसको जब दी जाती है तो उस स्थिति में ये टूटता है और टूटकर बनाता है H2+ से Br2, हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस से बना देता है। एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहा है, ये हो गई प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। और तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है उसकी हम बात करें तो तीसरी जो इसमें अपघटन अभिक्रिया होगी वो होगी विद्युत अपघटन अभिक्रिया।
अब विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है उसमें क्या होगा, एक अभिकारक जैसे मान लें NaCl, ये विद्युत अपघटन हमेशा तभी होगा जब अभिकारक जो है वो द्रव अवस्था में हो या फिर जलीय विलयन की अवस्था में हो। तो नमक का जलीय विलयन हमने ले लिया और उसमें हमने जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाई तो उससे हमें दो उत्पाद प्राप्त हुए, एक तो सोडियम और एक क्लोरीन गैस। संतुलित करने के लिए ये लगा दिया, लेकिन यहाँ पर मुख्य चीज देखें तो यहाँ पर हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो हमने इनको विद्युत ऊर्जा प्रदान की। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी अभिकारक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि वह दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाए तो उसको हम विद्युतीय अपघटन कहेंगे। तो इस प्रकार से देखें तो इसके अलग अलग रूप ये आ गए। अपघटन अभिक्रिया है क्या, एक बार देखें, एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वो अपघटन अभिक्रिया है। आवश्यक ऊर्जा के आधार पर फिर इसके तीन प्रकार होते हैं। एक अभिकारक ताप या ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक अभिकारक बनाता है तो तापीय अपघटन। एक अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वो प्रकाशीय अपघटन। और एक अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वो क्या कहलाएगा, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। तो ये अपघटन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, दो प्रकार की अभिक्रियाएं और उनके उदाहरण जो हैं वो हमने पढ़े हैं। इसके बाद में आते हैं हम बंध निर्माण के आधार पर अभिक्रिया के तीसरे प्रकार पर। अभिक्रिया का जो तीसरा प्रकार होगा या तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया पाई जाती है वो होगी विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया जो है वो हम किसे कहेंगे, तो पहले चीज देखेंगे विस्थापन का अर्थ क्या होता है। विस्थापन का अर्थ होता है विस्थापित करना एक चीज को। जैसे ये मार्कर है, इसको एक जगह से यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया जाए तो इसका मतलब हमने इसका विस्थापन कर दिया। हटाकर रखना, कोई टेबल पड़ी है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दी, हमने उस टेबल का विस्थापन कर दिया। तो विस्थापन का मतलब होता है हटना या हटाना, विस्थापित करना। अब इस अभिक्रिया में विस्थापन जो हम वो भी कौन दर्शाएंगे, अभिकारक, क्योंकि विस्थापन तो अभिकारकों का ही होता है। अब इस आधार पर यदि हम देखें कि अभिकारक है हमारे पास दो, मान लें ये हैं, एक अभिकारक है AB और एक अभिकारक है C। इस अभिकारक में दो समूह हैं, एक A और एक B, दोनों समूह आपस में मिलकर एक अणु बना रहे हैं। अब यहाँ पर विस्थापन हो, यानी इनमें से A और B में से किसी एक का विस्थापन हो जाए और विस्थापन होकर ये AB में से निकलकर B जो है वो इस पर आकर जुड़ जाए तो अभिक्रिया होने पर क्या बचेगा, A अकेला रह गया और B यहाँ से हटकर यहाँ आ गया और उत्पाद बन गया CB। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ये अभिकारक अलग था, ये अलग था, ये उत्पाद अलग बने हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और कैसे हुआ, एक अभिकारक का एक समूह है विस्थापित होकर किसी दूसरे अभिकारक के साथ जुड़कर नए उत्पाद बनाए तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सीधा सा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का एक समूह है दूसरे अभिकारक से जुड़कर नए उत्पादों का निर्माण करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो हम देखें यहाँ पर, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें यदि हम जिंक को मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट विलयन जो है वो नीले रंग का विलयन होता है। इसको पानी में घोलते हैं तो नीला रंग प्राप्त होता है, इसको नीला थोता भी कहते हैं। तो नीले रंग का ये विलयन है, ये जैसे एक बर्तन में ले लिया कॉपर सल्फेट का विलयन जिसका रंग नीला है, इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 है, इसमें हमने जिंक के टुकड़े डाल दिए तो कुछ समय बाद में क्या होगा, इसका जो नीला रंग है वो गायब हो जाएगा और नीचे तल पर भूरे रंग के रेत के कण से जो हम वो जमे हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब यहाँ पर परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इस प्रक्रिया में होगा क्या, इसमें उत्पाद बनेंगे ये ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर यह है कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट में दो समूह है, एक कॉपर और एक सल्फेट। सल्फेट समूह है, इसमें से हटता है, यहाँ से हटकर यहाँ जुड़ जाता है, जिसके कारण से उत्पाद बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक सल्फेट का विलयन रंगहीन होता है, इसलिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो नीला रंग प्रदान कर रहा था वो तो रहा ही नहीं, जिंक सल्फेट आ गया इसलिए रंगहीन हो गया और कॉपर जो है वो अलग होकर भूरे रंग के कणों के रूप में नीचे जमा हो गया, क्योंकि तांबे का रंग जो है वो कैसा होता है, भूरा होता है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है वो किसको प्रदर्शित करती है, विस्थापन अभिक्रिया को। तो विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का एक समूह है
कि विस्थापित होकर किसी दूसरे अभिकारक से जुड़े और नए उत्पाद बनाए, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, जो है विभिन्न तत्वों की या पदार्थों की क्रियाशीलता। इसके आधार पर हम क्रियाशीलता या सक्रियता का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अब पहले हम प्रकार वगैरह के आधार पर चल रहे हैं, तो पहले हम प्रकार की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार और पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है, इसमें विस्थापन 2 बार होगा। इसमें तो विस्थापन 1 बार ही हुआ, एक समूह विस्थापित होकर यहां से यहां पर आ गया, इसलिए ये एक विस्थापन हुआ। लेकिन द्विविस्थापन में 2 बार विस्थापन होता है। जैसे एक उदाहरण से यदि हम देखें तो ज्यादा क्लियर होगा। मान लें एक अभिकारक है AB और एक अभिकारक है CD। इसमें 2 समूह हैं A और B, और इसमें दूसरे अभिकारक में भी 2 समूह हैं C और D। इसका एक समूह है इससे हटे और इससे हटकर यहाँ आ जाए, और ये इससे हटे और यहाँ पर आ जाए, तो उत्पाद देखें क्या बन जाएंगे। उत्पाद बन जाएंगे A और D और C और D। तो दोनों अभिकारक, एक अभिकारक का एक समूह है दूसरे अभिकारक से जुड़ जाता है, और दूसरे अभिकारक का एक समूह पहले अभिकारक से जुड़ जाता है। तो दोनों अभिकारक एक दूसरे के समूहों का विस्थापन कर रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इस आधार पर इसको हम एक छोटे रूप में और परिभाषित कर सकते हैं। इन दोनों में क्या हुआ, समूहों का आदान प्रदान। इस अभिकारक ने अपना B समूह इसे दे दिया, इस अभिकारक ने अपना D समूह इसे दे दिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक आपस में आयनों का या समूहों का आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण से यदि हम देखें, जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, वो क्रिया करता है पोटेशियम क्लोराइड से, और पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, देखें उत्पाद ध्यान में आ गया होगा। ये NO3 समूह है यहाँ पर आ जाएगा, और ये Cl समूह है यहाँ पर आ जाएगा। क्या बन गया, AgCl प्लस K के साथ में आ गया NO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो अभिक्रियाओं के 4 प्रकार जो हैं वो हमने पढ़े। योगशील अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद में अंतिम चीज द्विविस्थापन अभिक्रिया के संदर्भ में है, उसको थोड़ा सा और ध्यान में रख लें, जो सक्रियता को दर्शाता है। विस्थापन अभिक्रिया में देखें तो ये कॉपर सल्फेट जो है, इसमें क्या हुआ, जिंक जो है इसने कॉपर के साथ में जो सल्फेट जुड़ा था उसको अपने साथ में जोड़ लिया, यानी जिंक ने इससे इस चीज को तोड़कर अपने साथ में जोड़ लिया। यहां पर यह जिंक जो विस्थापन कर रहा है, ये विस्थापन करने वाला जो तत्व है वो विस्थापित जिससे हो रहा है उससे समूह से सक्रियता इसकी ज्यादा होगी। यानी इस आधार पर यदि हम देखें तो Zn जो है वो विस्थापन कर रहा है, इसलिए Zn की सक्रियता कॉपर से क्या है, अधिक है। सीधी सी बात ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर इस आधार पर यदि हम देखें तो दूसरे तरीके से एक अभिक्रिया कि जिंक सल्फेट का विलयन है, इसमें कॉपर मिला दें, तो थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से देखें तो उत्पाद ये बन जाना चाहिए CuSO4 प्लस Zn, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया होती नहीं है। इसका कारण क्योंकि यहाँ पर विस्थापन करने वाला तत्व कॉपर हो गया, और कॉपर जिंक में से सल्फेट का विस्थापन नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम है। तो जो तत्व विस्थापन करे उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, और जो ये चीज यहाँ पर निकल कर आई। अब इसके आधार पर यदि हम देखें तो एक दूसरी चीज और, जैसे CuSO4 प्लस Fe आयरन, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया हो जाती है FeSO4 प्लस Cu। अब इस आधार पर देखें तो आयरन की क्रियाशीलता जो है वो क्या हो गई, कॉपर से अधिक। एक और अभिक्रिया देखें ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Fe, सॉरी ZnSO4 प्लस Fe, और देखें तो उत्पाद सैद्धांतिक रूप से ये बनने चाहिए FeSO4 प्लस प्लस Zn, लेकिन यहाँ पर भी ये क्रिया नहीं होती है। इस आधार पर भी ये पता चला कि आयरन जो है वो जिंक का विस्थापन नहीं कर पाता, जो विस्थापन कर दे उसकी क्रियाशीलता ज्यादा, जो नहीं कर सके उसकी क्रियाशीलता कम। तो Fe की क्रियाशीलता जो है वो क्या है, जिंक से कम है। अब इस आधार पर देखें तो ये अभिक्रिया संभव हो सकती है। FeSO4 प्लस Zn बनता है ZnSO4 प्लस Fe,
तो इस तरीके से देखें तो जिंक की क्रियाशीलता जो है वो क्या हो गई, अधिक हो गई, किससे, आयरन से। तो अब इस आधार पर यदि हम देखें तो रिजल्ट ये निकल कर आया कि कॉपर जो है उसकी क्रियाशीलता जो है वो कम है आयरन से भी। आयरन, कॉपर और जिंक, इनमें क्या संबंध निकला कि कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम है, कॉपर की क्रियाशीलता आयरन से भी कम है। लेकिन दूसरा संबंध, जिंक की क्रियाशीलता जो है वो आयरन से क्या है, अधिक, और आयरन, ये चीज निकल कर आई, ये संबंध निकल कर आया। इन तीनों को एक साथ हम जोड़कर देखें तो इसमें कॉपर की क्रियाशीलता जिंक और आयरन दोनों से कम है, तो कॉपर की क्रियाशीलता सबसे कम। इनमें से, इन दोनों में से आयरन की क्रियाशीलता जो है वो क्या है, कम, और जिंक की क्रियाशीलता जो है वो उससे क्या है, अधिक। तो इन तीनों का जो क्रम है वो ये बन गया। इस तरह से यदि हम तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में समायोजित करें तो उससे जो हमें सारणी बनकर आती है वो तत्वों की सक्रियता श्रेणी या सक्रियता सारणी कहलाती है। तो यह सक्रियता सारणी जो है वो निकल कर आई यहाँ पर, ये इन तीन तत्वों की सक्रियता सारणी है। इसके अलावा भी कुछ और तत्वों की सक्रियता सारणी जो है वो भी दी हुई मिलती है। तो उसके अनुसार देखें, कुछ मुख्य तत्वों की सक्रियता श्रेणी इस प्रकार से है, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, जो जिंक के बाद में आयरन है, आयरन तत्व के बाद में लेड या पीबी, इसके बाद में एच या हाइड्रोजन है, उसके बाद कॉपर है, मरकरी, चांदी और सोना, ये हैं। इसमें जो तत्व सबसे पहले ऊपर लिखे हैं उनकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे उन तत्वों की क्रियाशीलता जो है वो घटती जाएगी। अब इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाले तत्वों की क्रियाशीलता कम है, ऊपर वाले तत्वों की क्रियाशीलता अधिक है। अब इस आधार पर यदि हम देखें जैसे CaSO4 + Mg, ये अभिक्रिया होगी या नहीं, तो इसमें देखें मैग्नीशियम क्रियाशीलता में नीचे आ रहा है, कैल्शियम ऊपर आ रहा है। तो मैग्नीशियम जो है इसकी क्रियाशीलता कम है जो विस्थापन करे, तो इसकी क्रियाशीलता कम है तो इसका मतलब सीधा सा है ये विस्थापन नहीं कर पाएगा, यहाँ ये क्रिया नहीं होगी। बात करें इसकी MgSO4 + कैल्शियम, तो उसमें बात करें तो उसके अनुसार ये क्रिया जो है वो यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम का विस्थापन कर देगा और क्या बनाएगा, CaSO4 + Mg। तो इस तरह से हम देखें तो विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर हम तत्वों की क्रियाशीलता जो है उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने ये अभिक्रियाओं के 4 प्रकार, बंधों के निर्माण वगैरह के आधार पर पढ़े हैं और समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है वो चीज़ हमने इस क्लास में सीखी। इसके बाद में अभिक्रियाओं के कुछ और जो प्रकार हैं अलग अलग आधार पर, उनको हमें कल की क्लास जो है उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।